जय श्री। और इस बीच एक बड़ी जानकारी, रुझानों में गांधीनगर से अमित शाह 7,31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये गुजरात को लेकर जानकारी दे रहे, क्योंकि वहां पर मोदी जो मॉडल है काफी काम करता है, इसको लेकर भाजपा भी कॉन्फिडेंट है। और इसको लेकर जो बड़ा उदाहरण है वो अमित शाह के इन वोटर्स को वो लेकर नजर आ रहा है, क्योंकि 7,31,000 वोटों से वो अभी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि ये रुझान है, पर जिस तरह से 7 लाख से ज्यादा का ये जो फर्क है, ये अपने आप में काफी कुछ तय कर देता है कि लगभग जो जीत है वो अमित शाह के यहां पर तय होती हुई गांधीनगर में नजर आ रही है। तो ये गुजरात को लेकर जो जानकारी है, गांधीनगर को लेकर जो जानकारी है, जो अपडेट है, वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। दीप्ति जी। बिल्कुल पूजा, देखिए गांधीनगर जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहां से गृह मंत्री अमित शाह जो है अपनी बढ़त बनाते हुए लगातार जो तमाम आंकड़े हैं, तमाम जो अपडेट्स हैं, वो हम अपने दर्शकों को डीडीयूपी लगातार सुबह से जो रुझान के आंकड़े आ रहे हैं, सटीक आंकड़े सबसे पहले पहुंचाने की हमारी कोशिश लगातार सुबह से जो कवरेज है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी मौजूद है जो अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग सीटों को लेकर, अलग अलग चेहरों को लेकर अपनी जो बातें हैं वो यहाँ पर रख रहे हैं। और देखिए, अगर यूपी की 80 सीटों की बात की जाए तो लगभग अब पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर सीधे तौर पे 80 सीटें अब हमें एकदम साफ दिखाई दे रही है, एक सीट अन्य दल को। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 37 सीटें भाजपा के पास है और विपक्षी गठबंधन के पास 39 सीटें और एक सीट अन्य को, यानी कि यूपी की जो 80 सीटें हैं उसकी तस्वीर अब रुझानों के माध्यम से पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे सुशील जी? हाँ, देखिए काफी हद तक उत्तर प्रदेश में स्पष्ट हो गया है कि अभी एनडीए गठबंधन करीब 40 सीटों पर आगे जा रहा है। अभी अंतिम परिणाम आने में थोड़ा और बिल्कुल फिगर ऐसा बदल सकता है, लेकिन मोटे तौर पर यह जो अभी तक पूरा फिगर दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन पूरे देश में 300 के आसपास और इंडिया गठबंधन 225 से 230। तो मुझे लगता है अंतिम जो आंकड़ा है वो इसी के आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि अब मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में अंतिम परिणाम सभी सामने आ जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए नावेद जी, 80 सीटों के रुझान हमारे सामने आ चुके हैं और सुबह से हम उत्तर प्रदेश की इन्हीं 80 सीटों को लेकर बात कर रहे थे। मिशन 80 जिसको लेकर बीजेपी शुरुआत से चली थी, अपना लक्ष्य बनाकर रखा था और जैसे जैसे चुनाव के नतीजे का दिन करीब आ रहा था उन्हें पूरा विश्वास था कि 70 सीटें तो हम हासिल करेंगे। लेकिन अब इस तरह के आते हैं। हालांकि एक बार फिर से हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, यूपी के रुझानों में सपा से आगे निकली बीजेपी अब तक 47 सीटों पर आगे, सपा 33 सीट पर आगे। देखिए, अभी तक रुझानों में विपक्षी गठबंधन जो है वो आगे चल रहा था, लेकिन अब फिर से एक बार आंकड़े जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी जो है वो 47 सीटों पर आगे है और वहीं 37 सीटों पर आगे है, माफ करिएगा, और सपा जो है वो 33 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई। यानी फिर से एक बार जो रुझान के आंकड़े हैं वो तेजी से बदलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नावीद जी। जी बिल्कुल, ये तो तय है लगभग कि एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, उसके पास इतने नंबर्स हैं कि वो सरकार आसानी से बना लेगा, ये गठबंधन सरकार बना ले। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, खासतौर से हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हुए, तो हम लोग बार बार इस पे चर्चा करें और चर्चा होना भी चाहिए। मैंने कहा था कि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विजय होगी, और ये भी मान के चल रहे थे कि भाजपा की और एनडीए का स्टेप नहीं है उत्तर प्रदेश, यानी कहीं भी अगर कुछ घाटा होता है दूसरे राज्यों में तो ये अपना एक इसको कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि 80 में 70 माना जा रहा था मोटे मोटे तौर पर। लेकिन ये घाटा जो हुआ है इसके बहुत सारे कारण लोगों ने बताए, काबिल पैनलिस्ट यहां पर बैठे हुए सबने अपने अपने बताए। ये बिल्कुल सही है कि विपक्षी गठबंधन उसका मुद्दा चल गया, कुछ दलित खिसक गया, गैर यादव पिछड़ा वर्ग जो है उसने भी गठबंधन को वोट दिया, ये सब संकेत मिल रहे हैं। लेकिन मुझे एक नई चीज भी नजर आ रही है जिसको थोड़ा सा ये संकेतों के आधार पर हम लोग, क्योंकि पत्रकार के तौर पर बहुत सारी चीजें ऑफिशियल नहीं होती हैं, उसके कोई सबूत नहीं होते हैं, लेकिन जो देखने में मिला कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में कोऑर्डिनेशन की कुछ शायद कमी थी। वो फैसले जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर सकते थे और पूरे तरीके से सफलता पा सकते थे, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र की कुछ ज्यादा दखल अंदाजी हुई, चाहे वो प्रत्याशी तय करने की हो, चाहे कुछ और फैसलों की हो। अगर योगी आदित्यनाथ ने जितना बड़ा श्रेय दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और ये 10 साल के कार्यकाल में जो 7 साल कम से कम जो सुशासन रहा है योगी आदित्यनाथ का, उससे भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में फायदा हुआ है, खासतौर से हिंदी बेल्ट में कई चुनाव भाजपा जीती,
जहां इतनी बड़े अंतर में नहीं जीतती थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया तो उत्तर प्रदेश में चाहे प्रत्याशियों का चयन हो, चाहे और कुछ फैसले, जी चुनावी जब रणनीति तैयार होती है तो उसमें बहुत सारे फैसले होते हैं। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इतने मैच्योर मुख्यमंत्री रहे और जिनकी लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है पूरे देश में, उसके बाद भी शायद मेरा अंदाजा है कि उनको वो फैसले लेने का पूरा मौका नहीं मिला और केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश में कुछ दखल अंदाजी की। शायद ये भी कारण हो सकता है भाजपा के थोड़े से नुकसान का। बिल्कुल, कारण कई हो सकते हैं और अब मंथन करने का भी वक्त है कहीं ना कहीं, क्योंकि 80 का टारगेट था। लेकिन यहां पर देखिए जो बात है वो बराबरी की सीधे तौर पर आ गई है और हम इसी का विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ वो वजह रही है जिसकी वजह से जो ये अंतर है, जो ये आंकड़े हैं वो निकलकर हमारे सामने आए हैं। अशोक जी, जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है उन्होंने काम किया, दिन रात एक करके जनसभाओं में हमने देखा भारी भीड़, सब कुछ। क्या उन कार्यकर्ताओं के लिए भी एक निराशा का वक्त जब इस तरह के आंकड़े हम देखते हैं, कह सकते हैं? निश्चित ही, क्योंकि पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार थी उनकी, तो उनके लिए है, और पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के उनकी सेवाएं मिल रही थी। ये दोनों के बीच में अगर अब ये तीसरा टर्म आ रहा है, तीसरे टर्म में करीब आधी इसके करीब एक भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में साफ हो रही है और उनके प्रत्याशी हार रहे हैं, तो नेचुरली उन कार्यकर्ताओं के लिए, उन नेताओं के लिए जिन्होंने लंबे समय से इस भारतीय जनता पार्टी को मेहनत दी है और उस भारतीय जनता पार्टी को पिछले 91 से लेकर अभी तक ये शायद दूसरा अवसर है जो भारतीय जनता पार्टी को झटका मिला है। इसके पहले एक बार वो झटका मिला था जब ये 96 और उधर उसके बाद में एक बार कहीं मिला है झटका, वहां जब बसपा की यहाँ सरकार हुआ करती तब एक झटका मिला है। उसके बाद लंबे समय तक नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 60 से 50 से ऊपर ही जाती रही, जो अभी बहुत नीचे आई है। लेकिन क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी का जो फाइनल किए उसमें वो जो सचमुच जिनको लेकर नाराजगी सबको मालूम थी, और उस पता नहीं कौन सी ऐसी हिच रही या ऐसी कौन जिद रही, उस जिद के कारण से वो यथावत रहे, उनको नहीं बदला गया। और बदल दिए होते तो मुझे लगता है ये देखिए उसी का इंडिया गठबंधन ने जो दिए हैं उन्होंने नए भी दिए हैं, उन्होंने अपने लोगों ने दिए हैं, इंक्लूडिंग उनके अपने लोग भी हारे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 40 उधर से भी हारे हैं। तो ऐसा नहीं कि जो समाजवादी पार्टी जो बड़ा दल है तो उनका सफलता ज्यादा रही है। 17 सीटें अगर कांग्रेस ने ली थी तो 17 में करीब 7 या 8 के पर ही उनका बढ़त है या सफलता तक पहुंचेंगे। 10 सीटें उनके भी है। तो लूजर तो ऐसा नहीं है कि जब आप चुनाव है तो चुनाव में हारना जीतना होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक हैं जो पॉलिसी, जो खासतौर से प्रत्याशी चयन को लेकर के एक बाकायदा सिस्टम है, उस सिस्टम में वह चीजें शायद कहीं जैसे कहना सुनना ही नहीं है हमने, और नहीं सुना नहीं गया तो फिर वो हुआ। और जो समन्वय था प्रत्याशी के साथ, प्रत्याशियों को लेकर को इतनी शिकायतें हैं रही कि प्रत्याशी तो चुनाव एक तरफ लेकर लड़ते रहे और कुछ स्थितियां दूसरी तरफ होती रही। अब मेरठ का चुनाव है जो अरुण गोविल वाला चुनाव वाली स्थिति रही। अरुण गोविल अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अरुण गोविल आखिर में, और अरुण गोविल को लोकल जो यूनिट थी वहां उनको पसंद नहीं कर रही थी। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के जो वहां प्रत्याशी थे मेरठ में बहुत छोटे मार्जिन से जीते थे, तो जब और उनको बदल भी दिया, तब आप ऐसे ही परिणामों की फिर तो आपको सामने मिलेगा। हालांकि देखिए अशोक जी, जब भी इस तरह के सेलिब्रिटीज को सामने लाया जाता है तो कहीं ना कहीं मकसद यही होता है कि वो लोगों के बीच में इतने पॉपुलर होते हैं, ऐसे चेहरों को जानबूझकर पार्टियां आगे करती है स्टार प्रचारक के रूप में भी, और लगातार यही कहा जा रहा था। तो मैं एक चीज और बता दूं, देखिए अभी एक देखिए यही हो रहे थे, जहां जरूरत थी, जहां इनको सेलिब्रिटी या बड़ा नाम लाना था, अभी इनको लाना था यहाँ अमेठी में नया नाम, बड़ा नाम लाना था, वहां वो पुराने हारे हुए को लेकर के आ गए। वहां से उमा भारती की बात आ रही थी, उमा भारती के यहाँ लखनऊ में आकर के वो जिस तरह से है उनको मिल करके चली गई और वो सब हो गए। लेकिन पार्टी ने जिन निर्णय को उन्होंने उनको भेजा ही नहीं, और फिर वो अपने जहां उनको जाना था अपना पार्टी के जो तौर तरीके से अपना था वो चली गई। तो अगर ऐसा कुछ रहे हो तो चीजें के आप करेंगे ना, आपको उन नामों जिनसे आपको एक मैसेज देने की स्थिति हो रही है, जिससे अब जब कांग्रेस को देखिए तो सही कि कांग्रेस ने 2009 के बाद
2009 में एक बड़ी यहाँ 21 सीटें उत्तर प्रदेश में ली थी, फिर वापस हार गई और फिर मतलब पीछे एक सीट पर आकर रह गई और फिर दोबारा से अभी 7 सीटों पर आ रही है। तो कांग्रेस अगर इस तरह मेहनत करती है और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में केंद्र में और राज्य में भी है और वो इतनी बड़ी चूक कर रही है, तो ये मान लेना चाहिए कि कहीं फ्लॉ है। बिल्कुल, हालांकि सेलिब्रिटी फेसेस को लेकर जो राय है वो अलग अलग रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें इसलिए लेकर सामने आती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चर्चित चेहरे हैं जो लोगों के बीच में आएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जो लोग हैं, जो आम जन है, अगर उनसे बात की जाए तो बहुत से लोगों को ये शिकायत भी होती है कि हमारे प्रतिनिधि जिन्होंने हमारे बीच में रहकर काम किया, बजाय उनको सामने लाने का, आप किसी और, जो अभी अशोक जी आप कह रहे थे कि